पहले वाला इसके था। तो अब लिखना बहादुरी इसमें है ना। कितने केस डील किए हम लोग, कितने केस डील किए? 3 केस डील किए। आप लोग पहले जो है एक केस को निपटाइए पहले। कौन सा? जब हम लोग यहाँ पर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो ये होगा। कैसे लिखेंगे सर? हम बड़ा कहानी लिखना होगा, अपने भाषा में लिखिए तब बहुत लंबा चौड़ा लिखना पड़ जाएगा सर। बात है, चलिए ठीक है, लिखिए तो। कौन डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना, रिलीज फ्रॉम रेस्ट लिखिए इसको। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, और आप इसको लिख ही चुके थे, mg इज ग्रेटर देन fb, ये भी लिख चुके होंगे पहले। डुअल में लिखवाएं कि इंग्लिश में लिखवाएं? इंग्लिश में कंफर्टेबल रहेगा। चलिए लिखिए। ड्यू टू नेट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड, due to net acceleration in downward, velocity also increase in downward. Velocity also increase in downward. पुलिस स्टार हो गया? Since viscous force depends on velocity of the body, then acceleration will decrease in downward due to increase in viscous force in upward direction. फालतू पता नहीं क्या क्या लिखवा रहे हैं सर, अपनी भाषा में लिखे होते डुअल में आराम से फील भी होता। इंग्लिश ठीक है, इंसान जिस भाषा में सोचे अंदर ना वही लिखना चाहिए। यहाँ तो हो गया। क्या लिखे आप लोग? हाँ, ड्यू टू विस्कस फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, देन velocity will increase, but rate of increment of velocity will decrease. Rate of increment of velocity will decrease. इसी पूरी भाषा को बोलते हैं एक्सेलरेशन डिक्रीज। एंड आफ्टर सम टाइम when net force on body will be zero, due to increase in viscous force, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा
F प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी, ये ब्रैकेट लिख दीजिएगा। F क्या है? विस्कस फोर्स है, ध्यान दीजिएगा। F विस्कस फोर्स है, तो F प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा उसी के आगे। Then velocity becomes constant. Then velocity becomes constant, named as terminal velocity. Velocity becomes constant, named as terminal velocity. हो गया? उसके नीचे लिखिए एट टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब ये लाइन छोड़ के लिखिएगा एट टर्मिनल वेलोसिटी vt, ब्रैकेट में vt लिखिए ऐसे, एट टर्मिनल वेलोसिटी ब्रैकेट में vt f विस्कस फोर्स है, ये भूलना नहीं है, कहीं ना कहीं आप लिख लीजिएगा या लिखे होंगे। विस्कस फोर्स f है प्लस एफ बी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। फिर उसके बाद बताइए F क्या है? विस्कस फोर्स क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, एन आर वी 6 पाई प्लस डूबा हुआ वॉल्यूम। एक मिनट, ये क्या है और ये क्या है? वॉल्यूम, ठीक है। एक बड़ा छोटा ना, V किसका रो? ये G इज इक्वल टू मान को दिए टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू G, G से G नहीं, वापस आते हैं, हमेशा कटा, यहाँ नहीं कटा। अब बताइए यहाँ से हम पाना चाहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अच्छा, ये वेलोसिटी एक खास वेलोसिटी है, बैलेंस हो गया ना। बैलेंस होने का मतलब ये कोई ऐसा वैसा वेलोसिटी नहीं है, हाँ ये बैलेंस है, मतलब ये टर्मिनल वेलोसिटी है, मतलब ये vt है, vt क्या है ये? ठीक है, बताइए vt क्या है? vt देखिए, जैसे आपका शादी होगा, बच्चे होंगे, एक बच्चा हुआ तो एक आपका नयन होगा, दो बच्चा तो दो नयन, ये फिर उसके बाद तीन बच्चे तीन नयन। राम जी कितने बच्चे? दो। लव और कुश कितने नयन? दो। मतलब राम जी वॉल्यूम है ये ना, इधर लिखिए आप लोग। देखिए, अगर जैसे यहाँ पर वॉल्यूम को लिखिए थोड़ा, तो क्या होगा? एन आर वी 6 पाई प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, लिख लीजिएगा। आर है रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब जब छापिएगा इसको तो रेडियस ऑफ स्फीयर। अच्छा, 4/3 पाई आर क्यूब भी हो गया। रो एल जी इज इक्वल टू 4/3 पाई, लिक्विड क्या है सॉलिड का? ठीक है। अब देखिए, एक तो आ गया, ठीक है, और कोई गया? कोई नहीं गया। पाई गया, पाई भी गया। अच्छा, 2 भी गया, ठीक है। जो बचा उसको याद रखिएगा, और आएगा नहीं राम राम जी के दो नयन कौन कौन से हैं?
के नयन इसको सॉल्व करेंगे नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये याद रखना है, याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आया है मेंस में, नीट में, एडवांस में भी डायरेक्ट इसी पर आता है, इसी रिजल्ट पर ही आता है, ठीक है। पर टर्मिनल वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रहा है? एक तो अगर गिवन लिक्विड है तो एटा फिक्स हो गया, गिवन लिक्विड के लिए 9 भी फिक्स हो गया। ये बताइए किसी गिवन लिक्विड के लिए ये भी फिक्स हो गया, ये गिवन स्फीयर के लिए ये भी फिक्स हो गया। तो गिवन लिक्विड गिवन स्फीयर के लिए आर, ये और ये सब फिक्स हो गया, तो क्या बचा? नहीं कोई बात नहीं, रेडियस चेंज करेगा अगर तो जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। देख कोई चीज लिखा जाता है ना तो कहीं ना इसका प्रैक्टिकल में दिखता है, इंपॉर्टेंस इसे लिखा जाता है। इसका इंपॉर्टेंस कहाँ दिखता है? जब रेन ड्रॉप जब नीचे गिरता है तो वो मतलब 2-2, 3-3, 4-4 जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं और एक बिग ड्रॉप बन जाता है, मर्ज होकर के एक बिग ड्रॉप बनता है। जैसे 8 छोटे छोटे ड्रॉप जो है, जो पानी बरसते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉप जो है अगर 8 मिलेंगे तो डबल रेडियस का एक बिग ड्रॉप बनेगा, एक बड़ा ड्रॉप बनेगा डबल रेडियस का। अगर 8 जो है आइडेंटिकल रेडियस वाले बूंद रेन ड्रॉप अगर कोलैप्स करके एक बनाएंगे तो डबल रेडियस का एक रेन ड्रॉप बनेगा। कैसे? आप लोग मैथमेटिकली उसको वॉल्यूम कंजर्व करा करके ला दीजिएगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम लिखवा दिए और एग्जाम में आए भी हुआ इसी पर। तो फिलहाल अभी आपको ये नोट करना है कि टर्मिनल वेलोसिटी है रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन कराएंगे क्लियर हो जाएगा, फिलहाल भी लिख लीजिए आप। तो लेकिन कष्ट की बात नहीं है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आप लोग को। हाँ, अगर मेरे याददाश्त पे अगर डाउट है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पहले तो लिखवा दिए तो घबरा गया था वो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ये नियम से है। ये डाट जो लिखे हैं उसको चेक कर लीजिएगा। हो गया?
इसी पर एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लिया जाए, इसका जो इम्पोर्टेंस है एक लिख लीजिए इसमें। ये लिख लें, आर जो है रेडियस ऑफ द स्फीयर है, वीटी जो है टर्मिनल वेलोसिटी है, पहले बता चुके हैं। when n small n raindrops fall vertically downward with terminal velocity v, when n identical लिखिएगा, सभी आइडेंटिकल है। when n identical drops fall vertically downward with terminal velocity v, terminal velocity v, comma, merge to form a single drop. Then find the terminal velocity of drop. Then find terminal velocity of drop. ठीक है, हम 8 या कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिए हैं। यहाँ पे एक n के फॉर्म में हम लोग जो है देख ले रहे हैं। n जो है आइडेंटिकल ड्रॉप है जिसका टर्मिनल वेलोसिटी, सभी का टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी v दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे जो है n है। अच्छा तो अगर हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालना है तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा? दिमाग लगाइए, जब लिक्विड न बदले, क्योंकि जो एटा होता है वो लिक्विड का नेचर होता है या मीडियम का नेचर होता है। जैसे यहाँ पर क्या है ना कि जैसे हम लोग जो स्फीयर को लिक्विड के अंदर छोड़े थे तो लिक्विड में स्फेरिकल बॉडी मोशन कर रहा था, तो मीडियम क्या था? लिक्विड के अंदर सॉलिड बॉडी मोशन कर रहा था, तो मीडियम क्या था? लिक्विड। रेन ड्रॉप ये यहाँ पे सॉलिड बॉडी जैसा है, रेन ड्रॉप हवा में, और मीडियम क्या है? एयर है। तो केवल विस्कोसिटी जो है केवल लिक्विड के लिए वैलिड नहीं होता है, ये हम लोग का एयर के लिए भी वैलिड होता है क्योंकि वो भी फ्लूइड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ मीडियम जो है लिक्विड नहीं होगा, यहाँ मीडियम क्या होगा? एयर। एयर तो बदलेगा नहीं, जब एयर नहीं बदलेगा तो एटा नहीं बदलेगा। ठीक है, क्योंकि वो मीडियम का प्रॉपर्टी होता है, लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है या एयर का प्रॉपर्टी होता है। तो ये भी फिक्स हो गया। जब वाटर ड्रॉप या रेन ड्रॉप नीचे गिरेगा तो उसका डेंसिटी भी नहीं बदलेगा, वाटर का डेंसिटी वो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे? मीडियम का। ये लिक्विड का होता था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तो लिक्विड नहीं है ना, रेन ड्रॉप जो नीचे गिर रहा है वो हवा में ना नीचे गिर रहा है वो, तो यहाँ पर ये डेंसिटी ऑफ द एयर हो जाएगा, वो भी नहीं बदलेगा। सब नहीं बदलेंगे, तब जो n ड्रॉप्स थे जो मर्ज होके एक सिंगल ड्रॉप बना, तो उसका सिर्फ और सिर्फ रेडियस ही बदला, क्योंकि बाकी सब वही रहे। तो ये इक्वेशन वैलिड है, ये रिलेशन वैलिड है वहां पर। यहाँ तो बात क्लियर होगी नहीं? ये रिलेशन वैलिड है क्योंकि बाकी कोई भी नहीं बदल रहा है। बताइए n ड्रॉप मिल करके कितना, जो एक सिंगल ड्रॉप बनाएगा उसका रेडियस कितना होगा? तो बोलेंगे रेडियस ऑफ, इफ वी एज्यूम रेडियस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप इज r, ठीक, देन रेडियस ऑफ सिंगल ड्रॉप, ये किससे मिलके बना है?
मर्ज n ड्रॉप्स। जब n ड्रॉप्स मर्ज हुए हैं तो एक सिंगल ड्रॉप में बन गया, तो इसका रेडियस क्या होगा, इसको मान लेते हैं r। तो क्या नहीं बदलेगा, मास नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा भाई, उन्हीं n से मिलकर के एक बड़ा ड्रॉप बन रहा है, तो इसका मास और इसका मास सेम होगा, डेंसिटी भी सेम है तो वॉल्यूम भी सेम होगा। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, मतलब यहां पर 4/3 बाई आर क्यूब इंटू n, एक का वॉल्यूम n का वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 बाई आर क्यूब, ये बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम। अब यहां से आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू n आर क्यूब। ठीक, या r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के पावर 1/3 r। ठीक है, तो अब देखिए किसके प्रोपोर्शनल है, टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के प्रोपोर्शनल है, और यहां पर नया रेडियस क्या बन गया, नहीं उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर नया रेडियस क्या बन गया, नया रेडियस ये बन गया। देखिए इससे रिलेटेड जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो v दिया हुआ है क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो v दिया हुआ है क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड निकालना है। तो लिख लीजिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब v जो अब निकालना है, अब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये जो नया बना उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये पुराना वाला पुराने के प्रोपोर्शनल होगा, डिवाइड कर देंगे। तो यहां जाएगा vt इज इक्वल टू v r स्क्वायर बाई r स्क्वायर, ऊपर नीचे जो भी जैसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, कर देख लीजिए, चेक लीजिए। ठीक है, घबरा गया क्या, सही है ना। अब देखिए r का वैल्यू कितना है, ये पूरा, तो आ जाएगा v n टू द पावर 1/3 r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर कैंसिल, टू इसके सर पर बैठ जाएगा, v n टू द पावर 2/3। ये आ गया नया टर्मिनल वेलोसिटी। 8 ड्रॉप होता, कितने ड्रॉप, यहाँ पे 8 रखते तो कितना आता, 4 आता। 8 बूंद मिल करके एक बड़ा बूंद बनेगा, तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, घबरा गया बेटा, ये रिलेशन याद किए रहेगा, r इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3 इंटू r। यही रेडियस, एक रेडियस को दूसरे रेडियस में आइडेंटिकल अगर है तो कन्वर्ट करने का यही रिलेशन है। याद क्या करना है वो तो वहीं से कितना याद करेंगे, ऐसे ऐसे वॉल्यूम को कंजक्ट करा दीजिएगा, हो जाएगा।
ये जरूर लिख लीजिएगा कि ये जो एग्जाम्पल हम लेकर के समझ रहे थे, इसमें मीडियम एयर हो गया था और बॉडी जो है वो लिक्विड था। यहाँ मीडियम जो है एयर था, बॉडी जो है वो लिक्विड था। हो गया। अब ये केस कौन सा है? When body is thrown in liquid। यह पुराना केस लेकर चल रहा है जिसको हम डील करते आ रहे थे। अब बॉडी को थ्रोन डाउनवर्ड इन लिक्विड ग्रेटर देन द टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, जब यहाँ पर बॉडी को टर्मिनल वेलोसिटी मतलब v इज ग्रेटर देन vt फर्स्ट एंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब कंडीशन ये वही है पहले बताइए। अब बताइए क्या होगा इसके बारे में। अगर कमेंट करना हो कि इसके वेलोसिटी में क्या चेंजिंग कैसे होगा तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे यहाँ पर क्योंकि ये टर्मिनल वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी है, लिखिए मत भाई उड़ जाएगा ऊपर। टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा है तो इसके अपोजिट आने वाला विस्कस फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आने वाले विस्कस फोर्स से ज्यादा होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आने वाले विस्कस फोर्स से ज्यादा होगा वो। तो यहाँ पर जो है वो क्या करेगा? नीचे की तरफ रिटार्ड करेगा क्योंकि ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगने लगा। तो रिटार्ड करते करते एक बार ऐसा समय आएगा कि जब विस्कस फोर्स बायसी फोर्स के साथ मिल करके वेट के बराबर हो जाएगा, तो उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेगा। मतलब यहाँ पर इशारे से काम चलाते हैं, वेलोसिटी क्या होगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा है तो अब क्या इसमें रहेगा? विस्कस फोर्स मोर देन किससे? विस्कस फोर्स एट Vt। विस्कस फोर्स एट Vt पर जो विस्कस फोर्स आएगा उससे मोर होगा ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब यहाँ पर ये ज्यादा हो गया और ये Fb तो कांस्टेंट है और Mg भी कांस्टेंट है। देन क्या बोलेंगे? नेट फोर्स किधर? अपवर्ड। तो वेलोसिटी नीचे है तो नेट एक्सेलरेशन भी ऊपर, तो रिटार्डेशन होगा और जब रिटार्डेशन होगा तो फिर घटते घटते वेलोसिटी डिक्रीजेस टू Vt। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजेस टू Vt एंड ये हमेशा आगे की तरफ कांस्टेंट से चलता जाएगा। ये नोट कर लीजिए तब। यस, अगला केस है। एक मिनट नोट करना शुरू कर देखिए आप लोग। नहीं ना, एक ग्राफ जो है, नहीं पहले इसको नोट में दोनों ग्राफ बना लेते हैं, इसके पहले वाला भी ग्राफ और इसको एक साथ बनाते हैं। नोट कर लीजिए फिर बनाते हैं। फास्ट नोट करिएगा।
इधर हो गया क्या पूरा? इसको भी कष्ट ना हो तो मिटा दें, पर थोड़ी देर बाद मिटा देना। अभी देर नोट कर रहे हैं, हो गया दिमाग हो गया ना। हाँ, इधर के देखिए, समझते हुए नोट करिए, अगर कष्ट ना हो तो फिर मिटा दें। टाइम के साथ भी यही रिलेशन आएगा, इसका भी हाइट या टाइम दोनों के साथ रिलेशन वही आएगा। यहाँ पर हम अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, ये बताइए VT का टेंजेंट क्या देता है, स्लोप क्या देता है? इसका स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। तो क्या स्लोप पॉजिटिव आ रहा है? क्या स्लोप पॉजिटिव आ रहा है? और स्लोप पॉजिटिव आने का मतलब क्या कि वेलोसिटी बढ़ना चाहिए। तो अब याद करिए कि वेलोसिटी बढ़ भी रहा था नीचे की तरफ जब उसको रिलीज किए थे। तो ठीक है। दूसरा चीज, क्या उसका टेंजेंट स्लोप घटता जा रहा है? क्या पॉजिटिव में ही घटता जा रहा है? तो यही बोला था ना कि वेलोसिटी तो बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का रेट घट रहा है। देखिए, वेलोसिटी तो बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने का रेट घटता जा रहा है। ठीक है, तो ये सही है ना। एक समय ऐसा आएगा कि टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर लेगा। यहाँ बताइए, नेगेटिव आ रहा है क्या? ये नेगेटिव क्या मतलब? नेगेटिव स्लोप नेगेटिव मतलब क्या? रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन होता भी था जब तेजी से थ्रो नीचे किए थे, तो रिटार्डेशन ऊपर फोर्स लगना शुरू कर दिया था। तो देखिए, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है लेकिन स्टार्टिंग में ज्यादा रिटार्ड करेगा क्योंकि स्लोप ज्यादा है। अब वहां भी रिलेट करिए, तो फिर टाइम बढ़ने के साथ साथ वो एक्सेलरेशन देखिए लास्ट में 0 हो जा रहा है। एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, वेलोसिटी 0 नहीं बोलना है। एक्सेलरेशन बाद में 0 हो जा रहा है। नेगेटिव में घटते घटते एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। दोनों में देखिए फाइनली एक्सेलरेशन 0 हो जा रहा है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन था ग्राफ। नोट करने के बाद इसको देखिए। अब इसमें कोई कहानी तो नहीं लिखना है ना? क्लियर है ना पूरा? ऊपर जाएगा तो नीचे डायरेक्शन में विस्कस फोर्स आएगा, वो एक बार ऐसा आएगा कि बैलेंस कर देगा, तो VT अचीव हो जाएगा। सरफेस टेंशन हेडिंग,
अच्छा, सरफेस टेंशन किसका क्लास है? ओके। अच्छा, वाटर को जैसे जब बॉडी नीचे आ रहा था, वाटर को गर्म कर देंगे। पहले ठंड रहा होगा, बाद में गर्म कर दिया, तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा क्या? टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, वही रहेगा कि कुछ फर्क पड़ेगा क्या उसमें? कातिल कौन है, सुराग ढूंढना पड़ेगा। क्लियर ना? आपको ये सोचना है क्या हुआ? वही बोला ना कि क्या फर्क पड़ेगा कुछ किसी चीज में, बताइए। कातिल को पकड़ना है तो सुराग ढूंढना पड़ेगा, आपको चेन बनाना पड़ेगा वहां तक। कोई ऐसा तो नहीं कि ये हत्यारा उससे कोई लिंक रख रहा है। देखिए है हत्यारा, कोई कनेक्शन है? कनेक्शन मिल गया? हाँ, ये होते टेम्परेचर बढ़ने पर किसके बारे में पूछा जा रहा था? टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल का रिलेशन जिससे है, फूफा से, दाऊ से क्या? देखिए किसी का कनेक्शन हत्यारे से है क्या? ये ना होता है? देखिए है कनेक्शन। कौन मिला रिलेशन में? एटा मिला। एटा का टेम्परेचर क्या था? रिलेशन था। क्या हो जा रहा था? टेम्परेचर बढ़ने पर एटा घट रहा था क्या? तो बढ़ जाए। मतलब फिजिक्स वही लगा सकता है जो सीबीआई ऑप्शन। ठीक हो, तो टाइम पास था। सरफेस टेंशन हेडिंग देते हैं। सरफेस टेंशन बिल्कुल प्योर प्रॉपर्टी है किसका? लिक्विड का। ये उसका खतरनाक वाला प्रॉपर्टी। कोई बच्चा पूछा था जब बॉयंसी फोर्स हम पढ़ा रहे थे, तो सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे लिक्विड है तो कोई बॉडी रखें और वो बिल्कुल ही ना डूबे? तो बोले थे हाँ बिल्कुल ही नहीं डूबेगा, ये भी आगे आएगा। ठीक ना? वो यही है मच्छर। ठीक, वो पानी पर ऐसे बैठता है जैसे कि कोई चींटी या मक्खी जो है एक स्ट्रेच्ड बैलून जैसे फोड़कर उसको ऐसे स्ट्रेच कर दे और उसके ऊपर किसी चींटी को या मक्खी को टहला दे। तो अगर जैसे बैलून है, मतलब स्ट्रेचेबल एरिया है, प्रैक्टिकली सोचना है इसको फील करने के लिए कि कोई स्ट्रेचेबल एरिया है, तो बैलून जो होता है वो स्ट्रेचेबल एरिया ही कंटेन करता है। ठीक है, तो जो स्ट्रेचेबल एरिया पर अगर कोई बैठेगा तो जहां बैठेगा वो जगह पूरा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, धंस जाएगा थोड़ा। जहां पर उसका पैर पड़ेगा स्ट्रेचेबल बैलून के सरफेस पर, जहां पे भी कोई पैर रखेगा तो मक्खी आई तो वो वहां पार्ट क्या होता है, थोड़ा धंस जाता है। अच्छा, ये आप फील कर पा रहे होंगे। तो बिल्कुल जैसे बैलून का सरफेस एक स्ट्रेचेबल क्या होता है, मेम्ब्रेन जैसा होता है। स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन मतलब एक ऐसा सरफेस होता है जो स्ट्रेचेबल हो। ठीक, तो बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करता है लिक्विड भी। मतलब एक हल्के बॉडी के लिए, भारी बॉडी के लिए नहीं। वैसे बैलून भी हम लोग पैर रखे तो ऐसा थोड़ी ना कि वो छोटा बैलून तो बेयर कर लेगा, वो तब भी फूट जाएगा। कहने मतलब कि सबका अपना एक लिमिट है, स्ट्रेच होने का एक अपना लिमिट होगा, वो अपने उस लिमिट के अंतर्गत वो प्रॉपर्टी शो करता है। पत्थर को अगर पानी के ऊपर रखें तो वो उसके उस प्रॉपर्टी की वजह से, जैसे आप क्या करिए कि बाल्टी में पानी भरा हुआ है, आपको उसका बाहर वाला सरफेस दिखता है, ऊपर से देखेंगे तो जो ऊपरी सतह होगा जो लिक्विड का या वाटर का वो दिखता है। तो जो बाहर का सरफेस दिखता है ना, वही स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करता है। मतलब आज के बाद आपके दिमाग में ऐसा डायग्राम और सोच होना चाहिए कि जो वाटर का ऊपर का सरफेस देखते हैं वो एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन जैसा होता है, बिहेव करता है। हाँ, लेकिन एक
वेट के लिमिट को ही सहने को लेकर के वो उसका नेचर है। मतलब ज्यादा वेट उसके ऊपर पड़ा तो डूब जाएगा। जैसे पत्थर है, पत्थर को अगर पानी के ऊपर रखें तो डूब जाएगा वो, क्योंकि उतना लिमिट तक वो स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन जैसा बिहेव नहीं करता है। लेकिन कोई मक्खी बैठा, कोई मक्खी नहीं डूबेगी। मक्खी नहीं, मच्छर, मक्खी तो साथ ज्यादा वेट होगा तो होता है उसका पैर धंस जाता है, जैसे कीचड़ फंस जाए ठीक है ना। लेकिन मच्छर जो है बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करता है कि एक स्ट्रेचेबल, मतलब वाटर का जो लेवल है ना वो बिल्कुल स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन जैसा होता है, उसके ऊपर आराम से वो उसके द्वारा टहला जा सकता है। तो क्यों? क्योंकि मॉस्किटो का, मच्छर का जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है। तो उस कम वेट के लिए जो लिक्विड का नेचर है वो स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन जैसा बिहेव कर रहा है हल्के के लिए। लेकिन अगर मास की बात करें तो उसके पास भी तो मास तो है ही, हल्का मास है, उसमें वो प्रॉपर्टी दिख जाता है। दूसरा, इसमें जो है निडल है, बहुत हल्का निडल, या कभी कभी मेटल का जो बुरादा होता है, मेटल नहीं, मेटल तो भारी भरकम होगा तो डूब जाएगा। जो मेटल का बुरादा होता है वो ऊपर तैरता रहता है, जबकि उसका डेंसिटी तो वाटर डेंसिटी ज्यादा होता है। मतलब ये आप लोग देखेंगे नहीं प्रैक्टिकली कि जो एकदम हल्का पार्टिकल मेटल होता है वो तैरता रहता है, जबकि मेटल तो मेटल होता है भाई, इतना हो या चाहे जितना भी हो, डेंसिटी तो वही रखेगा, प्रॉपर्टी तो वही रखेगा। तो डेंसिटी ज्यादा है तब भी लिक्विड के सरफेस से तैर रहा है, क्योंकि वहां तैराने के लिए जो स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन है ये किसी हल्के से हल्के पार्टिकल के लिए अपना नेचर वो दिखाता है। मतलब नेचर तभी भी रहता है जब भारी भरकम रहेगा, लेकिन उसको तोड़ते हुए नीचे चला जाता है। भारी भरकम अगर कोई बॉडी रहता है तो हल्का के लिए उसका वो प्रॉपर्टी हम लोग प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं कि लिक्विड या वाटर एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन जैसा। स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन मतलब जैसे बैलून है, बैलून को फोल्ड करके उसके सरफेस को ऐसे फैला दिया तो स्ट्रेचेबल होता है कि नहीं? जैसे ऐसे फैला दिया तो स्ट्रेचेबल होता है ना। तो जैसा बैलून का सरफेस स्ट्रेचेबल होता है उसी तरीके का वाटर का भी सरफेस या लिक्विड का सरफेस वैसे ही होता है। लेकिन हाँ, वो अपना नेचर कब शो कर पाता है? तो बैलून को फोल्ड करके ऐसे स्ट्रेच कर दिया, उसका सरफेस स्ट्रेच कर रहा है, हम लोग इसके ऊपर पैर रख दिए तो वो नेचर शो नहीं कर पाएगा, वो तोड़ते हुए नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर वही जो है हल्का पार्टिकल होगा तो नेचर शो करेगा। वैसे लिक्विड के सरफेस भी हल्के बॉडी के लिए वो अपना ये बैलून का जो सरफेस होता है ना उसके जैसा वो नेचर शो करता है। एक तो लिक्विड का नेचर ये होता है, क्या होता है? स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन जैसा। अच्छा, ये नेचर आता उसके वजह किसके वजह से ऐसा? तो कोई हम लोग के एग्जाम को लेकर के कोई बहुत ज्यादा इस रीजन को जानने का जरूरत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम आइडिया लगे हम लोग जो है थोड़ा उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। जैसे होता क्या है कि जो अंदर का कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा, तो जो अंदर का लिक्विड का मॉलिक्यूल होगा वो अपने अगल बगल के मॉलिक्यूल से घिरा होगा, और हर एटम, हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, वो उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ तक सही है? मतलब इसको जो है इसके अगल बगल वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने अपने तरफ खींचते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, चारों तरफ मॉलिक्यूल एक ही नेचर का है तो सभी सेम बराबर फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, तो ये नेट फोर्स इसके ऊपर 0 हो जाता है, तो ये जहां है वहीं पर पड़ा रहता है। ऐसा केस सरफेस वाले मॉलिक्यूल के साथ नहीं होता। सरफेस वाले मॉलिक्यूल के इधर तो अलग टाइप के मॉलिक्यूल है, नीचे वाले में जो सरफेस पर कोई ये मॉलिक्यूल है लिक्विड का, उसके नीचे अलग टाइप के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ है, और ऊपर अलग टाइप के मॉलिक्यूल। अलग मतलब ऊपर एयर मिला, इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या मिला? एयर मिला। इस मॉलिक्यूल के नीचे इधर क्या मिला? लिक्विड मिला। तो इधर वाले अलग नेचर वाले मॉलिक्यूल से घिरा हुआ ये मॉलिक्यूल है, और इधर
अलग टाइप के मॉलिक्यूल से घिरा हुआ ये मॉलिक्यूल है, लेकिन अभी भी नेचर वो नहीं बदलेगा। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एटम एटम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसका मतलब कि इधर वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और जो ऊपर है, ऊपर कौन से मॉलिक्यूल होंगे? एयर वाले मॉलिक्यूल होंगे। ऊपर कौन से मॉलिक्यूल होंगे? एयर वाले। तो एयर वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन हमें पता है कि लिक्विड और गैस में यही अंतर होता है कि गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और लिक्विड में मॉलिक्यूल इतने पास पास होते हैं कि वहां पे अट्रैक्टिव नेचर दिखता है। सॉलिड में तो इतना ज्यादा नजदीक आते हैं कि कहीं कहीं रिपल्सन भी होता है। उसी रिपल्सन की वजह से हम लोग बैठ पा रहे हैं, हम खड़े हो पा रहे हैं, उसी रिपल्सन की वजह से। लिक्विड जो है मीडियम स्टेट में आता है, उसका डिस्टेंस लगभग उतना होता है कि वो अट्रैक्टिव नेचर नहीं रखता अपने आप को है। तो लिक्विड वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, ऊपर जो एयर वाले मॉलिक्यूल है वो अपनी तरफ खींच पा रहे हैं। खींच कौन ज्यादा पा रहा है? नीचे वाला, क्योंकि नीचे ज्यादा नजदीक है, इस मॉलिक्यूल के ज्यादा नजदीक है नीचे वाले लिक्विड वाले, तो ज्यादा फोर्स खींच रहे हैं। इसके सरफेस पर रहने वाले हर एक मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में खट से नीचे जाते हैं। तो बस चलो सब के सब नीचे जाएंगे, ठीक, लेकिन वॉल्यूम तो फिक्स है। तो जब वो नीचे जाता है तो जो नीचे रहता है वो ऊपर जाता है। मतलब यहां पर जो है, जो ऊपर वाला सरफेस है वो सभी मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में तुरंत सब के सब नीचे जाते हैं। जस्ट उसके नीचे वाला मॉलिक्यूल तुरंत ऊपर आता है। तो यहां पर जब वो नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं अपने अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी के साथ जब जुदा हो रहा है, बॉन्ड तोड़ रहा है, तो जब बॉन्ड तोड़ेगा तो सब तोड़ रहे होंगे बॉन्ड और सब जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो ये जो एक दूसरे से बॉन्डिंग तोड़ता है ना, वो जो खिंचाव होता है जिसको तोड़ते हुए नीचे जाता है, वो खिंचाव ही एक इलास्टिक या एक स्ट्रेचेबल मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करने लगता है। अंदर वाले क्यों नहीं करते? अंदर वाले तो चारों तरफ से एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से घिरे हुए हैं, सब अपने अपने तरफ बराबर बराबर फोर्स है, तो सभी फोर्स कैंसिल आउट हो गए। लेकिन ऊपर वाले हर एक मॉलिक्यूल को जस्ट उसके नीचे वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ खींच ले जाते हैं। उसके वजह से उसके अंदर क्या आता है? स्ट्रेचिंग नेचर आता है, ठीक है। और इतना टाइम चला गया 5-10 मिनट, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि आपको याद भी नहीं करना होगा, या आप भी करके भूल जाए। कभी क्वेश्चन ऐसे पूछने वाला है। फाइनली आप लिखिए इसका डेफिनेशन। प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस टेंशन ग्रेडिंग दे करके property of the liquid due to which it behaves like stressed membrane, behaves like stressed membrane and tries to decrease its surface area and tries to decrease its surface area. अब समझिए ध्यान से। अच्छा समझिए इधर, ऐसा बिहेव क्यों किया मॉलिक्यूलर लेवल पर? रीजन समझ में आया? ठीक है। और यहां पर इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या दिखा?
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो मॉस्किटो था या जो मेटल का बुरादा था जिसको कि हम लोग रखे थे वाटर पर तो तैर रहा था, तो तैरा इसलिए क्योंकि वहां पर जो सरफेस टेंशन था जो ऐसा बिहेव कर रहा है वो उसको रोक करके रखा था। नहीं तो अगर ये नेचर नहीं होता ना तो पक्का डूब जाता। ठीक है, ये प्रैक्टिकल 2-3 एग्जांपल देके बता दिया। इसका देखते हैं, डिक्रीज इट्स सरफेस एरिया, मतलब हर एक लिक्विड हमेशा चाहता है कि हम अपने एरिया को मिनिमाइज करके रखें, हम अपने आप को मिनिमाइज करके रखें। अच्छा, हम लोग अगर क्ले होते, मतलब जिसको जैसे बिगाड़ना चाहे बिगाड़ सकते हैं, और हम चाहते कि हम अपने आप को सबसे मिनिमम एरिया में का शेप ले लें, मिनिमम एरिया वाला शेप ले लें, मतलब हमारा कम एरिया ही एयर के टच में हो। हम क्ले हैं, हम जैसे चाहे आटे का बने हुए हैं। ठीक, तो हम बताइए आटे के बने हुए हैं, अब हम कैसे क्या बन जाए कि हमारा कम से कम एरिया एयर के टच में हो जाए। यही लिक्विड का नेचर होता है, एक ही नेचर होता है, एक ही शेप होता है, वो शेप होता है स्फेरिकल। ठीक, स्फेरिकल शेप ही ऐसा होता है जो सबसे कम सरफेस एरिया बनाता है। नहीं तो अगर स्फेरिकल शेप को पीट करके दूर तक फैला जा सकता है, वो एरिया ज्यादा बन जाएगा। अब वो सबसे कम एरिया तभी रखेगा जब अपने आप को खुद को क्या बना लेगा, एक स्फीयर बना लेगा। आप कभी देखते होंगे जो पानी का ड्रॉप होता है वो लगभग स्फेरिकल होता है, वो कभी कभी नहीं भी होता तो इस वजह से नहीं होता कि GMG लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। आप कभी देखते होंगे कि कोई टेबल है लकड़ी का, थोड़ा वो स्मूथ है, नहीं भी है तो बना दिया ऑयल लगाकर, जब उसके ऊपर कोई पानी का बूंद गिरता है तो पहले तो स्प्रेड हो जाता है, अचानक स्प्रेड होता है, लेकिन उसका जब तक बस चलता है दूर तक तो अचानक जब टपकता है गिरता है तो अचानक फोर्स लगने से फैल जाता है, लेकिन कभी देखते हो कि कुछ दूर तक फिर वापस आता है जहां तक उसका क्षमता होता है। पहले आया, अचानक टपका, फिर थोड़ा और नजदीक आकर के, जितना उसका क्षमता होता है नजदीक आकर के फिर वहां पर रुक जाता है जहां तक उसका क्षमता था, कैपेसिटी था। तो ये जो टपका, स्प्रेड हुआ, फिर वापस थोड़ा दूर तक आया, ये कौन से नेचर से क्या कोशिश कर रहा था? वो अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश कर रहा था और अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा था। कभी आप देखते होंगे कोई एयर बबल होता है या सॉफ्ट बबल जो होता है, कभी सॉफ्ट बबल बनता होगा, मतलब हम जो है कपड़े अगर धुलते हैं पटक पटक के तो कुछ कुछ जो है सॉफ्ट बबल बाहर निकलता है, वो बिल्कुल स्फेरिकल होता है, मतलब पटक पटक ऐसे, तो जो सॉफ्ट बबल निकलता है वो क्या होता है? स्फेरिकल। उसका रीजन क्या है? वही अपने सरफेस को मिनिमाइज करने के लिए एक ही शेप है, स्फेयर। स्फेयर में ही सबसे मिनिमम एरिया में रह सकता है, इसलिए वो हमेशा क्या करता है? अपने आप को स्फेरिकल फॉर्म में ही बाहर निकालता है। ठीक, तो इस डेफिनेशन में 2 शब्द आया था, एक स्ट्रेस मेम्ब्रेन, मच्छर, ठीक, दूसरा आया था ट्राइज टू डिक्रीज इट्स सरफेस एरिया, इसमें सॉफ्ट बबल हो गया, ड्रॉप हो गया, या हो जाएंगे कभी आप लोग बाल, मतलब अगर बाल बहुत बड़े हैं उसको पानी में डुबाते हैं, जब उठाते हैं तो वो सब बाल चिपके होते हैं। बाल सूखा होता है, उड़ता रहता है। पानी में डुबाया, बिल्कुल जो है कोनिकल शेप लेकर के सब चिपक जाते हैं, नहीं देखे हैं। तो उसका भी क्या रीजन है कि जब वाटर के टच में आता है ना, तो वाटर जैसे एक बाल ये उसके बीच में वाटर आ गया,
वो वाटर का जो बनता है, फ्रेम बनता है, दो बाल के बीच में एक वाटर का फ्रेम बनता है, तो फिर वो अपने सरफेस को छोटा करना चाहता है। जब लिक्विड का फ्रेम जो है छोटा करना चाहता है तो दोनों बाल फिर नज़दीक आते हैं, तो सबके सब बाल जो है एकदम नज़दीक आ जाते हैं, क्योंकि वाटर जो लिक्विड होता है वो अपने आप को मिनिमम एरिया में रखना चाहता है। तो जब वो अपने को मिनिमम एरिया में रखना चाहता है तो सभी बाल को एक साथ स्टिक करवा देता है। ये भी उसका ही एग्जाम्पल है। फिर बाल जो बाहर आया फिर डुबाते हैं लिक्विड में, फिर दूर हो जाते हैं, क्योंकि लिक्विड के अंदर चला गया। लिक्विड के अंदर ये आ गया तो कोई फोर्स लगा ही नहीं, तो सब बिखर गए बाल। फिर उठाते हैं, फिर को निकलते हैं। तो ये इसका है। टाइम हो गया और आज हमें चैप्टर समाप्त करना था, क्योंकि आज के बाद मेरा क्लास नहीं लगना था, क्योंकि चैप्टर सही टाइम से समाप्त करना था, नहीं हो पाया। इसलिए आप लोग को देखिए, कल अगर आप लोग आ जाते हैं तो ये चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? कल आ जाइए, कम से कम कल तक समाप्त किया जाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट अगले सप्ताह में है, वो हम पेपर बनवा रहे हैं।